हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एरा ऑफ हायर एजुकेशन। आशा करते हैं आप लोग फिज़िकल एजुकेशन एंड योगा की जो एमसीक्यू सीरीज़ है उसको पढ़ते चल रहे होंगे। इसकी मैंने जो पहली वीडियो थी वो अपलोड कर दी है, जिसमें समथिंग 80 to 85 एमसीक्यूज़ बताए गए हैं। वीडियो थोड़ी लेंदी है, लगभग 40 मिनट की वीडियो है, तो थोड़ी लंबी वीडियो है, बट उसमें नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ ज़्यादा है। उसमें नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ ज़्यादा हैं। इसके साथ साथ वो एमसीक्यू आपको रटाए नहीं गए हैं, ओनली ऑन कंसेप्ट से बताए गए हैं, ट्रिक से बताए गए हैं, जिससे कि आप ना भूलें। तो वीडियो लंबी है, इसका मतलब उसको स्किप ना करें, आप पढ़ें, उससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। तो आज हम एमसीक्यू फिज़िकल एजुकेशन एंड योगा का पार्ट 2 लेकर आ चुके हैं। इसकी प्लेलिस्ट चैनल पर बनी है, आप विज़िट कर लीजिए। और भी माइनर सब्जेक्ट हैं, उनकी प्लेलिस्ट चैनल पर बनी हुई है, उसको विज़िट कीजिए। चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप इन पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, नहीं लगे तो डिसलाइक करें। डिसलाइक का रीज़न कमेंट सेक्शन में लिखें। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं रेगुलरली माइनर सब्जेक्ट्स की जो वीडियो हैं वो डालने जा रहा हूँ। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक भी पहुँचाया करें, शेयर किया करें। और जो छोटे दोस्त हैं आपके, जो जूनियर हैं आपके, उनको बताया करें कि माइनर यहाँ से पढ़ें, माइनर सब्जेक्ट को यहाँ से पढ़ें। यहाँ से कंसेप्ट से बताया जाता है, ट्रिक से बताया जाता है, रटाया नहीं जाता है। और वही क्वेश्चन बताए जाते हैं जो केवल पेपर में आने की संभावना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन होते हैं बहुत ईजी टाइप के आते हैं। कोई एडवांस लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। कंपटीशन का पेपर नहीं दे रहे हैं आप, ये यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम है, वो बच्चों को देखते हुए ही पेपर बनाते हैं। तो इंट्रोडक्शन तो हो चुका है अपना। आज हम सेकंड क्लास लेके आ चुके हैं, इसको बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। यह क्लास बढ़िया क्लास है एकदम। इससे ज़रूर क्वेश्चन आपके 3 से 4 एग्ज़ाम में लगेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा शुरुआत में ही कि योग सूत्र के रचयिता कौन है। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, एग्ज़ाम में मेरे भी आया था, आप लोग भी इसको याद करेंगे। तो योग सूत्र के रचयिता हैं पतंजलि, महर्षि पतंजलि। इनको योग गुरु भी कहा जाता है, ठीक है। और योग भाष्य के रचयिता कौन है? वेद व्यास जी, ठीक। इसको आप लिख लेंगे कहीं पर, जहाँ पे भी आपको ठीक लगे। इसके बाद है, और हाँ, सीरीज़ है ये रैंडमली, मतलब जहाँ से मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं मैं वहाँ से पीडीएफ बनाता हूँ और इसके बाद आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। तो नंबर पर मत जाइएगा कि अभी आपने 85 क्वेश्चन कराए थे, 242 क्वेश्चन पर आ गए हैं, ठीक है। तो सीरियल नंबर पर मत जाइएगा, आप क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन जो मैं पढ़ाऊँगा जहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, वो मैं ये प्रयास करूँगा कि कम से कम क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए जाएँ, जिसमें 70 to 80% आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाएँ, ठीक है। तो इसमें अगला क्वेश्चन है अपना, ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र निम्न में से किस देवता को समर्पित है? सावित्री। सावित्री सूर्य देवता को बोलते हैं, ठीक है। तो ये किसके लिए समर्पित है? सावित्री के लिए। इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भरतया कांड में प्राणायाम की महत्वता का उल्लेख किया गया है, जो कि भाग है अथर्ववेद का। किसका है? अथर्ववेद का। इसके बाद है, व्यास भाष्य का रचना काल माना जाता है, तो 200 से 400 ईसा पूर्व तक इसका व्यास भाष्य का रचना काल माना जाता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, योग सूत्र पर सर्वप्रथम प्रमाणिक भाष्य किसके द्वारा माना गया? तो वेद व्यास जी। किसने? जो भाष्य है योग, देखो योग सूत्र पर प्रथम प्रमाणिक भाष्य हमने बताया था आपको। देखो ऊपर देखेंगे अपन, हमने ऊपर क्या बताया? योग भाष्य, वेद व्यास ने लिखा, तो वही तो है। क्वेश्चन घुमा दिया इन लोगों ने कि योग सूत्र पर प्रथम प्रमाणिक भाष्य इज दैट, इस भाष्य का मतलब ही है योग भाष्य किसके द्वारा रचित माना गया? तो वेद व्यास जी, ठीक है, बगल में लिखा भी हुआ है, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? तो किसने की? दयाराम साहनी ने सबसे पहले इसको खोजा था, ठीक। राखलदास बनर्जी भी इनका योगदान है, लेकिन सबसे पहले इन्हीं ने खोजा था, बाद में उन्होंने इनका सहयोग किया। इसके बाद सिंधु सभ्यता में निम्न में से किस के साक्ष्य नहीं मिले? किसके साक्ष्य नहीं मिले? तो मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले। सिंधु सभ्यता में अग्निकुंड भी मिले थे जब खुदाई हुई थी। शिव पूजा वो करते ही थे, क्योंकि एक नटराज शिव की मूर्ति भी मिली थी वहाँ से। और कुछ ऐसी शिलाएँ मिली थी जिस पर वृक्षों को पूजा जाता था, क्योंकि आपको पता है सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो प्रकृति की पूजा करते थे। तो वृक्ष पूजा तो वहाँ पे होती थी, शिव की पूजा तो वैसे ही सब करते थे, ठीक है। और अग्निकुंड मिले ही है जब खुदाई हुई थी। तो किसकी मतलब किसके साक्ष्य नहीं मिले? मंदिर के। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन।
द पावर ऑफ नाउ पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सी, एकहार्ट टॉले। कौन है? एकहार्ट टॉले। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। ऋग्वेद के अनुसार योग है, तो योग का अर्थ जुड़ना। अरे यार योग, योग वैसे अपन जब मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, निम्न संख्याओं का योग कीजिए, योग मतलब जोड़िए, तो वहीं से आया है योग। योग का अर्थ है जुड़ना, मिलना, गठबंधन करना, ठीक है। आत्मा का परमात्मा से मिलन, ये सब चीज़ें योग की ही डेफिनेशंस हैं। तो ऋग्वेद के अनुसार योग क्या है? जोड़ना। क्या है? ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। सिंधु सभ्यता का काल माना गया, तो 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के बीच सिंधु सभ्यता का काल माना गया। एज इट इज़ याद करेंगे। वैदिक सभ्यता का काल माना गया। 2-3 बार इन क्वेश्चन को देखना। भी जो सन वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे ही आपको विकल्प दिखेगा आप टिक लगा देंगे। वैदिक सभ्यता का काल माना गया है तो 1500 से 600 ईसा पूर्व, ठीक। जहाँ पे ट्रिक ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैं बताऊँगा। सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण कौन सा माना जाता है? तो सी, मत्स्य पुराण। बच्चों को यह क्वेश्चन आता है, ठीक। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, और सबसे पुराना पुराण कौन सा होता है? मत्स्य पुराण। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेद कौन कौन से होते हैं? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ठीक है। ये होते हैं वेद। पुराण होते हैं 18, जिसमें सबसे पुराना प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण, ठीक है। वेदांगों की संख्या है 6। कितनी है? वेदांगों की संख्या 6। देखो आ गया, नीचे क्वेश्चन आ गया, क्या बात है। वेदांग की संख्या कितनी है? देखो वेदांग की संख्या है आपकी 6, ठीक। और वेदों की संख्या कितनी है? 4। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ये कक्षा 4 का क्वेश्चन है, लुम्बिनी में आता है सबको। ऋग्वेद में कितने सूत्र और ऋचाएँ हैं? ऋचाएँ का अर्थ रचनाएँ ही होता है। ऋचाएँ का अर्थ मतलब एक प्रकार के मंत्र होते हैं। ऋचाओं का अर्थ होता है मंत्र। ऋग्वेद में कुल कितने सूत्र और ऋचाएँ अर्थात मंत्र हैं? तो ऑप्शन सी 1028 हैं। कितने? सूत्र या सूक्त बोलते नहीं को। 10,590 हैं क्या? ऋचाएँ। ऋचाएँ मतलब मंत्र, ठीक। तो ऑप्शन सी एज इट इज़ याद करेंगे, कंपटीशन के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? पढ़ा होगा आपने, 10 मंडल होते हैं। बिल्कुल ईजी से क्वेश्चन। ऋग्वेद का पहला शब्द किस देवता को समर्पित है? अग्निदेव। किसको है? अग्निदेव के लिए, ठीक। जैन ग्रंथ है, देखो योग शतक, योग बिंदु, योग सार, तीनों जैन ग्रंथ हैं। उपरोक्त सभी, देखो सब में योग 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 आ रहा, तो ऑप्शन डी हमें दिख रहा है कि उपरोक्त सभी, तो हम इसको टिक कर देंगे, ठीक। जैन ग्रंथ है तीनों, तो क्या है? ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, उपरोक्त सभी। सूर्य की किरण द्वारा चिकित्सा करना क्या कहलाता है? तो हीलियोथेरेपी। भैया हीलियो, देखो लूनर थेरेपी होगी नहीं, देखो लूनर मतलब होता है चंद्रमा, ठीक है। लूनर मिशन, चंद्र मिशन। मेसोथेरेपी होगी नहीं, हीट थेरेपी होगी नहीं, ठीक है। हीलियो, ठीक है। कौन सी थेरेपी होती है? सूर्य द्वारा चिकित्सा करना, हीलियोथेरेपी। एज इट इज़ याद करेंगे, हीलियोथेरेपी, ठीक। 2-3 बार पढ़ेंगे ऑटोमेटिक याद होगा। चमड़ी रोग के उपचार के लिए रोगी को किस रंग की बोतल में पानी पिलाना चाहिए? मतलब किस पानी पिलाना लाभदायक होता है? तो हरी बोतल में। भाई साहब हरी बोतल में क्या होता है, क्योंकि चमड़ी के जो रोग होते हैं वो होते हैं शरीर के अंदर गर्मी के कारण। शरीर के अंतर्गत जो गर्मी होती है, जो विषाक्त पदार्थ होते हैं, टॉक्सिक केमिकल जो शरीर में जमा हो जाते हैं, उनके कारण क्या होता है, जो सेल्स होती हैं, जो अपने की पिगमेंट सेल होती हैं, वो कैसी होती हैं? डिस्टर्ब होने लगती हैं, जिसके कारण हमारी चमड़ी वाले रोग हो जाते हैं, ठीक। तो हरी बोतल में जैसे ही हम पानी पिलाएंगे तो उससे क्या होगा कि जो शीतलता का एक भाव होता है ना हरे रंग में, वो उस पानी के साथ हमारे शरीर और हमारे मस्तिष्क को अफेक्ट करेगा, ठीक। जिससे हम चमड़ी वाले रोग हमारे सही होने लगेंगे। तो हरी बोतल में पानी पिलाना चाहिए, ठीक। डी ऑप्शन। आयुर्वेद के अनुसार भोजन करते समय पेट का कितना भाग वायु के लिए खाली छोड़ देना चाहिए? सी 1/4 भाग। जैसे अगर मान लो कहने की बात, आपके पेट में 4 रोटी की जगह है, ठीक है। क्या है? 4 रोटी की जगह है। तो आयुर्वेद ये कह रहा है कि भाई साहब 4 नहीं खाइए आप रोटी, कभी फुल पेट खाना ही नहीं है, क्योंकि उससे आलस आता है और बहुत सारी बीमारी भी हो जाती हैं। तो 1/4 अर्थात 4 में से आप 1 रोटी कम खाइए। मतलब 4 रोटी अगर जगह है पेट में तो 3 रोटी खाइए, 1 रोटी के लिए भूखा रहिए। बोलते हैं ना घर पे कि ज़्यादा खाना मत खाओ, उल्टी हो जाएगी, ठीक। तो आयुर्वेद के अनुसार भोजन करते समय पेट का कितना भाग वायु के लिए खाली छोड़ देना चाहिए? तो कितना? 1/4 भाग, ठीक। 25%, ऐसा याद कर लीजिए, 25%। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/4, 1/4। ऑप्शन सी। अर्थराइट्स है मुख्य रूप से वात, कुपित, दोष। क्या है?
वात कुपित दोष, वात, ठीक। सी, महर्षि सुश्रु ने निंद्रा के कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार बनाए हैं। कितने बताए? 3 प्रकार। महर्षि सुश्रुत ने निद्रा के कितने प्रकार बताए हैं? 3। सम्यक कर्म है, सम्यक कर्म क्या है? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। भैया सम्यक कर्म ये जैन धर्म के कर्म हैं। अहिंसा, सदाचार, दान, किसी जीव पर हिंसा ना करना होता, अहिंसा, सदाचार, एक अच्छे आचरण के साथ अपना जीवन व्यतीत करना, अपने अच्छे गुणधर्मों को दिखाना, दान करना, ठीक। ये सब चीज़ें क्या होती हैं? सहकर्म है, सम्यक कर्म। सम्यक माने अच्छे कर्म। डी ऑप्शन है करेक्ट, उपरोक्त सभी। अहिंसा एक भाग है सी, यम का। याद करेंगे एज इट इज़, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। मैं मोस्ट लगा भी है इस पर। अहिंसा किसका भाग है? यम, सी ऑप्शन करेक्ट है। शीतकारी क्या होता है? प्राणायाम। भाई साहब देखो हम बता रहे हैं शीतकारी प्राणायाम ही है। शीतकारी, ये क्वेश्चन बाद में आएगा, बार बार रिपीट होगा ये क्वेश्चन, इसलिए आप यहीं पे याद कर लीजिए, मज़ा आएगा ना आपको आगे जब जाएंगे। शीतकारी क्या है? तो क्या होता है? शीतकारी एक प्रकार का प्राणायाम है। शीतकारी क्या है? एक प्राणायाम। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑक्सीजन, श्वास लेना, श्वास को लेना, पूरक, हमने बताया था आपको, देखो बगल में लिखा हुआ है, अपन देखते हैं इसको। हाँ दोस्तों, एक चीज़ आपको बता दें, थोड़ी वीडियो लंबी इसलिए हो रही है क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि इसमें जो MCQ हैं जो इम्पोर्टेंट वो थोड़े ज़्यादा हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो में 40 से 50 MCQ को कवर किया जाए और वीडियो लगभग 25 से 30 मिनट के बीच या 20 से 25 मिनट के बीच बनाई जाए, जिससे कि कम से कम 8-10 वीडियो में लगभग फिजिकल एजुकेशन और योगा कंप्लीट होगा। इसके बाद अपन जो प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम पेपर हुए हैं ना, उनका एनालिसिस करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि अपन ने जो पढ़ा है वो आ भी रहा है कि नहीं। और मैं गारंटी ले रहा हूँ यहाँ से ही क्वेश्चन आएंगे। ऑक्सीजन लेना क्या होता है? पूरक, बताया था मैंने आपको। ऑक्सीजन देखो, पूरक, रेचक और कुंभक हमने बताए थे। प्राणायाम ऑक्सीजन से रिलेटेड होता है, ठीक। ऑक्सीजन से रिलेटेड होता है प्राणायाम, ठीक। तो पूरक का अर्थ श्वास लेना, कुंभक का अर्थ श्वास को रखे रहना, अंदर समाये रहना, और रेचक का अर्थ होता है श्वास को छोड़ देना, ठीक। 3 भाग के प्राणायाम होते हैं। श्वास लेना क्या है? पूरक। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। शुद्धिकरण की क्रियाएं क्या है? षटकर्म क्रिया। शुद्धिकरण की क्रिया षटकर्म क्रिया। देखो सा से शुद्धि और सा से षटकर्म। देखो सा से सा मिला लीजिए, वो सीटी वाला सा है, ये कौन सा? ये कटा वाला सा है, ठीक। तो डी, सा से सा मिला लीजिए, ऑप्शन डी लगा दीजिए। शुद्धिकर्म क्रिया, षटकर्म क्रिया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन पेपर में भी यही आया था। योग श्रित वृत्ति चा निरोधा, योग वृत्ति चा निरोधा, योग श्रित वृत्ति चा निरोधा परिभाषा किसने दी? तो महर्षि पतंजलि ने दी थी। योग गुरु माने जाते हैं जो अपने। ऑप्शन सी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आरामदायक आसन कौन सा होता है? तो भैया शवासन। भैया शवासन, एक चीज़ याद रखना आप, मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, कि शवासन सभी आसनों के बाद में किया जाता है। जैसे इसको याद, ट्रिक ऐसी है इसको याद करने की, कि जब आदमी अपनी संपूर्ण ज़िंदगी को जी लेता है, कोई व्यक्ति है वो संपूर्ण ज़िंदगी निर्वाह कर लेता है, तो इस सबसे अंत में क्या होता है? उसकी मृत्यु होती है। मृत्यु होता है, सब बन जाता है, वो मुर्दा बन जाता है। तो इसीलिए इस आसनों में सबसे बाद क्या किया जाता है? शवासन, ठीक। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। और सबसे आरामदायक भी यही होता है, ठीक है। इसीलिए किया जाता है क्योंकि अब शुरुआत में हमने एक्सरसाइज कर ली, आसन कर लिए, शरीर थक चुका है। अब लास्ट में शरीर को धीरे धीरे उसको शांत करना पड़ता है। जो उसमें उत्तेजना उत्पन्न हुई थी उनको शांत करना पड़ता है, जिसके लिए हम शवासन को सबसे लास्ट में करते हैं। और सबसे आरामदायक आसन भी यही है। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। बंध क्या होता है? बंध सभी प्रकार है। मूल बंध भी एक बंध है, उड्डयन बंध भी एक बंध है, जालंधर बंध भी एक बंध है। ऑप्शन डी लगा देंगे, उपरोक्त सभी। भाई साहब वेरी इंपॉर्टेंट कथन आ गया अरस्तु का, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। किसने कहा था? 4 ऑप्शन दे देगा, गांधी जी ने, विवेकानंद जी ने, योग वशिष्ठ ने और अरस्तु ने। तो अरस्तु आप टिक लगाएंगे। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, अरस्तु भाई साहब ने कहा था ये। त्राटक क्या होता है? त्राटक होता है भैया एकाग्रता के लिए। भैया त्राटक एक क्रिया होती है, जैसे अपन खाना खाना एक क्रिया है, पानी पीना एक क्रिया है, नाचना एक क्रिया है, वैसी त्राटक एक क्रिया होती है। काय में होती है? ये योग में होती है। त्राटक मतलब होता है टकटकी लगा कर देखना। मतलब जैसे एक सामने दीपक जल रहा है तो अपन शांति से बैठेंगे, उस शांति से बैठेंगे, उस दीपक की लौ पर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे, इससे एकाग्रता बढ़ती है। समझ रहे? तो इसी के लिए होता है त्राटक। त्राटक किसके लिए होता है? एकाग्रता के लिए। और त्राटक में क्रिया कौन सी होती है? तो टकटकी लगा कर देखना, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट के लिए। सी, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन। रेक्टस अपडोमेन मांसपेशियाँ घूमती हैं। बी, न्योली या नौली बोलते हैं इसको।
जी जो मांसपेशियाँ होती हैं, घूमने का अर्थ है, आपने देखा होगा बाबा रामदेव जब वो स्टेज पर जाके अपने पेट को घुमाते हैं ना, अंदर ही अंदर पेट को घुमाते हैं वो राउंड राउंड राउंड, उसी को बोलते हैं नौली क्रिया। नौली क्रिया में क्या होता है, मांसपेशियों को घुमाना। कौन सी मांसपेशियाँ, रेक्टस अब्डोमेन। तो यहाँ पे बी क्या होती है, क्रिया होती है, ठीक है, नौली या न्योली बोलते हैं इसको, बी ऑप्शन करेक्ट। न्योली का संबंध है षटकर्म क्रिया से, नौली है षटकर्म क्रिया। अभी बताएंगे षटकर्म क्रिया 6 प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी 6 हैं ये अपन डिटेल में जानेंगे, ठीक है। अभी आप याद करते चलें, 2-3 बार जैसे ही आप रिपीट करेंगे, क्वेश्चन को देखते ही बिना किसी ऑप्शन को देखे आप जैसे ही क्वेश्चन पढ़ेंगे टिक लगा देंगे, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है, ईजी सब्जेक्ट है ये सबसे। नौली का संबंध किससे है, षटकर्म क्रिया से। योगासन से पूर्व की जाने वाली शुद्धि क्रियाओं की संख्या है 6, यही है षटकर्म क्रिया, ये शुद्धिकर्म क्रिया इसी को बोलते हैं। हमने बड़ा बताया था ना आपको पहले कि सा से हो गया शुद्धिकर्म और सा से हो गया षटकर्म, सा से सा को मिलाइए और षटकर्म क्रिया में षट आ रहा, षट का अर्थ होता है 6, तो षटकर्म क्रिया 6 प्रकार की होती है। तो योगासन से पूर्व की जाने वाली शुद्धि क्रिया का अर्थ ही हुआ षटकर्म क्रिया की संख्या कितनी है, तो षट का अर्थ है 6, तो क्या हो गया, ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन 6। शुद्धि क्रिया का उद्देश्य है शरीर की सफाई। अरे शुद्धि मतलब सफाई तो होता है भाई साहब, शुद्धि क्रिया देखो हमने बताया, फिर बता दिया, षटकर्म क्रिया होती है। नासिका की सफाई के लिए प्रयुक्त करते हैं सूत का धागा। भैया सूत का धागा यहाँ से इस नाक से डालेंगे, इस नाक से सूत का धागा लेंगे अपन, उसकी वो रुई सी बनाएंगे, उसको नाक में डालेंगे, उससे नाक की क्या करेंगे, सफाई। नारियल का धागा नहीं डाल सकते, सूत कपड़ा नहीं डाल सकते, ऊनी कपड़ा नहीं डाल सकते, क्या डालेंगे, सूत का धागा। उदर की मालिश की क्रिया होती है, हमने बताया था नौली क्रिया। उदर मान होता है पेट, और पेट की मांसपेशियों को घुमाना ही न्योली या न्योली कहलाता है, ठीक है। बाबा रामदेव करते स्टेज पे, इससे याद करना आप। बहुत अच्छी क्रिया होती है ये पेट की विभिन्न बीमारियों को सही करने के लिए। उदर की मालिश क्या कहलाती है भाई साहब, नौली। योग क्या है, योग है भैया साधन। धर्म है या साधन, धर्म तो देखो है नहीं योग, धर्म, योग किसी धर्म से जुड़ा है, बताओ, नहीं जुड़ा है भैया। योग तो बहुत प्राचीन काल से है, तो या क्या है, लोगों का प्राचीन समय में एक साधन था। किस चीज़ का साधन था, स्वस्थ रहने का, शरीर को मोक्ष की प्राप्ति कराने का एक साधन था योग, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। किसने कहा है कि अपने मन की वृत्तियों पर नियंत्रण करना ही योग है, महर्षि पतंजलि ने। भाई साहब बहुत बड़े गुरु हुए हैं योग के, ऐसी ऐसी चीज़ें कही हैं ना भाई साहब ने योग के लिए कि मतलब ऐसी चीज़ें कोई कह नहीं सकता। योगासन करने का सबसे सर्वोत्तम समय कौन सा होता है, प्रातःकाल। इसको आपका ये तो पता ही होगा आपको, सुबह सुबह अपन घूमने जाते हैं तो सबसे अच्छा समय है प्रातःकाल। षटकर्म क्रिया को लिखेंगे आप, षटकर्म क्रिया को लिख लीजिए कहीं पे, क्योंकि ये क्रियाएं आपको बार बार क्वेश्चन में मिलेंगी और आप इससे कन्फ्यूज ना हो, और बहुत सारे विकल्प बनेंगे, तो एक बार याद कर लीजिए, मज़ा आ जाएगा। षटकर्म क्रिया होती है नेति, नौली, नेति क्रम से लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, नेति, कपालभाति, धोती, नौली, बस्ती, त्राटक, ठीक। ये है षटकर्म क्रिया 6 प्रकार की। अब अगर आपको थोड़ा मतलब एक रिदम में याद करना है तो ऐसे याद कीजिए जैसे मैंने की थी, नेति, नौली, धोती, नेति, नौली, धोती, बस्ती, कपालभाति, त्राटक, ठीक, ऐसे याद कीजिए, यह षटकर्म क्रिया। योगासन हेतु कौन सा स्थान उपयुक्त है, तो समतल स्थान होना चाहिए, ककरीला तो हो नहीं सकता है, पथरीला नहीं हो सकता है, तो सी लगाएंगे, समतल स्थान। सूर्य नमस्कार की कितनी स्थितियाँ होती हैं, 12 स्थितियाँ होती हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आराम की स्थिति में शरीर के प्रत्येक अंग को ढीला छोड़कर चुपचाप लेटने वाले आसन का नाम क्या होता है, तो भाई साहब ये है, आराम की स्थिति में शरीर के प्रत्येक अंग को ढीला छोड़कर चुपचाप लेटने वाले आसन का नाम होता है क्या, सी, सर्वांगासन। क्या है, सर्वांग आसन। इसको आप याद कर लेंगे, अच्छा क्वेश्चन है और टेस्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सही है, ऑप्शन सी ही करेक्ट है इसमें। सर्वांगासन और शीर्षासन आदि से किस रोग में लाभदायक होता है, सर्वांगासन और शीर्षासन किस रोग में लाभदायक होता है, तो आंत वृद्धि, आंत वृद्धि वाले रोग होते हैं। देखो पांडु रोग में होगा नहीं, और शीर्षासन होता है शीर्ष के बल, ठीक है, क्या होता है, शीर्ष के बल होता है, सिर के बल। तो देखो पीठ दर्द में हो नहीं सकता, लीवर के रोग में हो नहीं सकता, पांडु रोग में आंत वृद्धि में होगा। भुजंगासन, सुप्त वज्रासन, धनुरासन, गोमुखासन, पश्चिमोत्तासन आदि
आसनों से किस रोग में लाभदायक होता है? पीठ दर्द। हमने आपको बोला था कि जो आसन हैं उनको आप एक बार गूगल पे डालिए तो आपको उनकी पोजीशंस पता चल जाएंगे। जो भुजंगासन होता है ना, जो भुजंगासन, वो ऐसे किया जाता है, अपन लेट जाएंगे पहले ज़मीन पर, किस केवल? पेट केवल, फिर आगे से अपने सिर को सांप की तरह उठाएंगे। कैसे उठाएंगे? ऊपर की ओर सांप की तरह उठाएंगे। इससे क्या होगा? जब पीठ के दर्द होंगे तो पीठ पर खिंचाव पड़ेगा, ठीक है। तो भुजंगासन से आप इसको लगा सकते थे कि पीठ के दर्द वाले रोग में सहायक होता है, लाभदायक होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। सब आसन जो आपको जहाँ जहाँ जिस क्वेश्चन में जो आसन देखे उसकी पोजीशन जरूर देखना। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको बिना देखे बिना रटे याद हो जाएंगे, ठीक। नाभि आसन, भुजंगासन एवं धनुरासन आदि आसनों से किस रोग में लाभ होता है? नाभि आ रहा ना, देखो शुरुआत में, तो नाभि से हम सी लगा देंगे, नाभि, ठीक। योग शब्द का शास्त्रीय विवेचन सर्वप्रथम किसने किया था? महर्षि पतंजलि ने। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। महर्षि पतंजलि ने योग शब्द का शास्त्रीय विवेचन सर्वप्रथम किया। योग सूत्र के रचयिता कौन है? महर्षि पतंजलि, सबको पता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। योग का प्रचलित रूप क्या होता है? अष्टांग योग। कौन सा होता है? अष्टांग योग। बताया था हमने, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। फिर से यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग होते हैं। सबसे प्रचलित ही यही हैं, ठीक। ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। योग के 8 अंगों में से प्रथम 5 को क्या माना जाता है? वाह्य साधन। हमने बताया था प्रथम 5 को वाह्य साधन और बाद के 3 को क्या माना जाता है? आंतरिक साधन। ये क्वेश्चन हम करा चुके हैं पहले। योग के 8 अंगों में अंतिम 3 माने जाते हैं। देखो आंतरिक साधन आ गया, बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। निम्न में से कौन सा अष्टांग योग नहीं है? तो धोती। यार ये तो षटकर्म क्रिया है ना। नेति, नौली, धोती, वस्ती, त्राटक, कपाल भारती। बताया ना आपको, क्या? नेति, नौली, धोती, बस्ती, त्राटक, कपाल भारती, बताया ना आपको। तो ये क्या होती है? षटकर्म क्रिया, शुद्धिकर्म क्रिया होती हैं। तो भैया ऑप्शन ए लगेगा, अष्टांग योग नहीं है ये। अष्टांग योग देखो, यम भी है, नियम भी है, प्राणायाम, लेकिन धोती नहीं है। धोती तो एक षटकर्म क्रिया है। ऑप्शन ए लगाएंगे, करेक्ट ऑप्शन। योग के 3 प्रकारों में 2 के नाम ध्यानात्मक आसन और शरीर संवर्धनात्मक आसन हैं। तीसरे प्रकार का नाम क्या होता है? तो बी, शिथिल कारक आसन। बी लगाएंगे ऑप्शन, शिथिल कारक आसन। पद्मासन, पवन मुक्तासन, भुजंगासन, शलवासन मुख्यतः किन लोगों में लाभदायक होते हैं? पेट की बीमारियां। अरे भैया जो अपन का पद्मासन होता है, पद्मासन मतलब कमल की मुद्रा में शरीर को ढालना, या कमल की मुद्रा में शरीर को रखना। भुजंगासन सांप की मुद्रा में। तो ये सब क्या होता है? पेट और पीठ दोनों प्रकार की बीमारियों को ठीक करते हैं ये। तो ऑप्शन डी लगाएंगे, पेट की बीमारियों में लाभदायक होते हैं। रक्तचाप में कौन सा आसन सबसे ज़्यादा लाभदायक होता है? बताया था हमने, ब्लड प्रेशर के लिए शवासन होता है। शवासन में व्यक्ति मुर्दे की भांति लेट जाता है, एकदम शांत। उसके जो अंग प्रत्यंग होते हैं एकदम शांत हो जाते हैं, जिससे जो हृदय का जो पंप होता है वह एकदम शिथिल पड़ जाता है, एकदम धीमा पड़ जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर क्या होता है? नॉर्मल होने लगता है, ठीक। तो शवासन करेंगे अपन रक्तचाप में। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। धनुरासन, मत्स्येंद्रासन, शलभासन, सूर्य नमस्कार मुख्यतः किन रोगों में लाभ पहुँचाते हैं या फायदे पहुंचाते हैं? तो बी, मधुमेह रोग में। किसमें? मधुमेह रोग में। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। हर्निया रोग में लाभदायक आसन है बी। हमने बताया था, देखो हर्निया को हानि, एक ट्रिक बताई थी इसकी, वो ट्रिक आप कमेंट सेक्शन में लिखें अभी हाल जाके। चलो मैं ट्रिक को फिर से रिवाइज करा देता हूँ। तो हर्निया देखो, युद्ध में क्या होती है? हानि होती है। स्टेटमेंट याद कर लीजिए, हर्निया से हो गया हानि। तो युद्ध में हानि होती है, और युद्ध काय से लड़ते थे पहले ज़माने में? धनुष से। तो यहाँ पे क्या होगा? धनुरासन। तो हर्निया लोग में क्या लाभदायक होता है? धनुरासन लाभदायक होता है। ऑप्शन बी। प्राणायाम अष्टांग योग का कौन सा अंग है? तो यम, नियम क्या है? चौथा अंग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। देखो आ गया वहाँ से क्वेश्चन। क्रम से याद करेंगे तो आप ये क्वेश्चन बना ले जाएंगे। ऑप्शन सी चौथा। चलो देखो इस क्वेश्चन को रिलेट करें। देखो अष्टांग योग क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ठीक। तो अष्टांग योग का पहला अंग है यम। क्वेश्चन बता रहा हूँ कैसे पूछे जाएंगे। दूसरा अंग है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, पांचवा अंग है प्रत्याहार, छठा अंग है धारणा, सातवां है ध्यान, और आठवां सबसे लास्ट अंतिम अंग है समाधि, ठीक। तो यहाँ से आप बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते थे, यहीं पर इंक्लूड कर दिया मैंने। इसके बाद है प्राणायाम में मुख्यतः कितनी क्रियाएँ होती हैं? 3 क्रियाएँ होती हैं, पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक का अर्थ होता है सांस को
लेना, कुंभक का अर्थ है सांस को अंदर रखे रहना, और रेचक का अर्थ है सांस को निकाल लेना, छोड़ देना। 3, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। निम्न में से कौन सी क्रिया प्राणायाम की नहीं होती है? धोती। देखो पूरक, रेचक, कुंभक ये प्राणायाम की क्रियाएं हैं, 3 क्रिया अभी हाल जस्ट बताया मैंने। धोती, धोती क्या होती है? धोती होती है भाई साहब अपनी एक षटकर्म क्रिया होती है, नेति, नौली, धोती, बस्ती, त्राटक, कपाल भारती। क्या? षटकर्म क्रिया। तो ऑप्शन डी लगाएंगे यहाँ पे, प्राणायाम नहीं है, ठीक, धोती। कुंभक क्रियाओं के कितने भेद माने गए हैं? 8। पहले क्वेश्चन करा चुके हैं इसको हम। कुंभक क्रिया, अष्टकर्म क्रिया एक ही होती है, ठीक। 8। अष्टांग योग में 5वां चरण क्या होता है? देखो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। ऑप्शन डी लगाएंगे, प्रत्याहार, ठीक। निम्न में से कौन हठयोग के अनुसार सर्वश्रेष्ठ आसन नहीं है? सिंहासन। हठयोग में सिंहासन को के अनुसार सर्वश्रेष्ठ आसन है, आसन है, सिंहासन को सर्वश्रेष्ठ आसन माना गया है। इसको ऐसे याद करेंगे भैया, सिंह जो शेर होता है वो सबसे श्रेष्ठ होता है, जंगल का राजा होता है। भैया जंगल का राजा है तभी तो वो सर्वश्रेष्ठ माना गया। अरे यार जब वो शेर इतना खतरनाक है तभी उसको सर्वश्रेष्ठ माना गया, और सर्वश्रेष्ठ माना गया जिसके कारण ही वो जंगल का राजा है। तो निम्न में से कौन हठयोग के अनुसार सर्वश्रेष्ठ आसन है? तो वो होगा सिंहासन। भैया सर्वश्रेष्ठ जानवर तो सिंह ही है ना सभी जानवरों में, तो सिंहासन अपन बाई ट्रिक लगाएंगे, ठीक है। मिताहार को परिभाषित किया जाता है केवल अनुकूलित भोजन। मिताहार को परिभाषित किया जाता है केवल अनुकूलित भोजन। अनुकूलित भोजन में ये आता है कि आप जैसे लहसुन हो गया, प्याज हो गया, इसका सेवन ना करें, फल फूल सब्जियां, मूंग इत्यादि को खाएं, होते हैं मिताहार। मित आहार, तो ऑप्शन ए लगाएं केवल अनुकूलित भोजन। भोजन करने के उपरांत कौन सा आसन कर सकते हैं? तो जो बताया था आपने वज्रासन, बताया था मैंने वज्रासन आपको कि भोजन करने के तुरंत बाद कौन सा आसन किया जाता है? वज्रासन किया जाता है, ठीक, भोजन करने के उपरांत। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। महर्षि, और छपेगा ये क्वेश्चन, महर्षि पतंजलि के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्लेश नहीं है? तो क्लेश, अविद्या। देखो अविद्या एक क्लेश है, क्लेश मतलब बुरी चीज़। तो देखो अविद्या एक बुरी चीज़ है, राग भी एक बुरी चीज़ है, किसी चीज़ के प्रति राग होना, प्रेम होना एक बुरी चीज़ है, ठीक है, एकदम ज़्यादा, एक लेवल से ज़्यादा होना। द्वेष मतलब एक प्रकार का कमी, तो ये भी एक क्लेश है। लेकिन ये तो पूछ रहे क्लेश नहीं है, तो अभ्यास क्लेश नहीं। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। पतंजलि योग सूत्र में वृत्ति का शाब्दिक अर्थ है, तो वृत्ति का शाब्दिक अर्थ है मन की संतुलित अवस्था। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। तो भैया यहाँ पर अपने जो MCQs हैं वो कंप्लीट होते हैं। इसके साथ अपना जो फिजिकल एजुकेशन और योगा की जो MCQ सीरीज का जो सेकंड पार्ट है वो भी यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों, उनको वो लाइक कर दें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल नोटिफिकेशन को दबा लें ताकि मैं आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको पता चल जाए। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक करें, डिसलाइक का रीज़न कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि आने वाली वीडियोज़ में मैं कुछ सुधार कर सकूँ। और जाके टेलीग्राम चैनल को विजिट करें, वहाँ पे मैं PDF देता हूँ, ठीक है। और इसकी जो प्लेलिस्ट है वो चैनल पे बनी हुई है, वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में आप देख सकते हैं वीडियो को। तो इस प्रकार यहीं वीडियो का अंत होता है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में फिजिकल एजुकेशन और योगा का 3rd पार्ट लेके। ओके, गुड बाय दोस्त।